बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा। एक काम करते हैं, मार्केट की बात तो हम रोज़ करते हैं, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा करते हैं पहले देवीना मैम से। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग लिखा है इन्होंने 2 दिन पहले। क्या आप राकेश झुनझुनवाला बनना चाहते हैं? हर कोई चाहता है कि राकेश झुनझुनवाला बना जाए, लेकिन हर कोई बन नहीं पाता। तो देवीना जी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की झुनझुनवाला जी की कुछ काबिलियत को लेकर, और कैसे वो राकेश झुनझुनवाला बने, और कैसे अगर आप चाहें तो आप भी राकेश झुनझुनवाला बन सकते हैं। देवीना मैम, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं आज, क्योंकि वो मुझे ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो राकेश जी की आपके हिसाब से थी, और जो चाहिए एक नॉर्मल इन्वेस्टर को अगर बिग बुल बनना है तो। गुड मॉर्निंग अनुज। वो राकेश जी की जो क्वालिटी थी, और उन पे अभी वो किताब आई है, उसमें मुझे वो एक लाइन बड़ी पसंद आई जिस पर मैंने वो ब्लॉग लिखा। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज आपके सब दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि एक चीज हम लोग थ्योरी में तो हमेशा समझते हैं कि इक्विटी एसेट क्लास जो है वो रिटर्न देती है बाकी एसेट क्लासों से ज्यादा, लेकिन वो वॉलेटाइल रिटर्न होती है, ये हम थ्योरी में समझते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब वो होता है कि 1 साल गुजर जाए आपको रिटर्न नहीं मिले, या पैसा बल्कि घट जाए आपका पोर्टफोलियो, तो आपको लगता है कि अब भाग जाए इस एसेट क्लास से। अगर मतलब 1.5 महीने सोने का भाव ऊपर आता है तो आपको लगता है कि अरे इक्विटी की बजाय वहीं होते तो बेहतर था, या एफडी का रेट बढ़ जाता है तो आपको लगता है वहीं होते तो बेहतर था। तो जो राकेश जी पे जो किताब थी उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि मेरा जो इक्विटी में रिटर्न आया वो लंपी तरीके से आया। वो ऐसा नहीं कि इवन हर साल बराबर बराबर रिटर्न आता रहा। ने कहा मुझे जो रिटर्न आया, एक बार 1989 टू 92 में खूब सारा रिटर्न आया। फिर जब 2003 से 2007 का पीरियड था, जब पूरा बाजार ही 3.5-4 गुना हो गया था, वो पीरियड था। इस तरह से 2-4 पीरियड थे। उसके अलावा ऐसा उन्होंने लिखा कि 5 साल का पीरियड ऐसा भी आया जब कोई रिटर्न नहीं बना, जैसे 94 से 99 तक का पीरियड था। अगर आपको याद हो तो 1994 से लेके मतलब ये 2003 तक का जो 9 साल का पीरियड था, उसमें बाजार का नेट रिटर्न ही 0 था। तो जो उस तरह के पीरियड होते हैं उसमें आप कितना सोच समझ कर रह सकते हैं, और जो आपका लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन है उसमें बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करें। ये मैं नहीं कहती कि आप जो स्टॉक लेके बैठे वही स्टॉक लेके बैठे रहें बहुत साल, क्योंकि कई बार वो चीज बिल्कुल बदल जाती है। आप अगर मतलब कुछ दशकों की बात करें तो जैसे एक जमाने में जेके ग्रुप, मफतलाल ग्रुप, थापर ग्रुप, ये सब डोमिनेट करते थे। वो जो जिनका एक तरह से नामो निशान नहीं बचा, या बहुत कम बचा है, या बीच में पीएसयूज का बहुत बोलबाला था 20 साल पहले लगभग, और वो फिर चले गए। तो स्टॉक बदलते रह सकते हैं, लेकिन जहां तक आपका एसेट एलोकेशन का प्रश्न है, आप अगर एकदम से भाग जाएंगे मार्केट से, जब भी थोड़ा फ्लैट रहेगा मार्केट या घट जाएगा, तो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। और ये चीज मैंने शायद आपके चैनल पर भी पहले बोली हो कि आप 40 साल का रिटर्न देखें जब से सेंसेक्स शुरू हुआ, तो वो 100 रुपया हो गया 44,000 रुपया। लेकिन अगर वो 40 सालों में आपने 10 जो सबसे अच्छे दिन थे वो मिस कर दिए, तो वो 44,000 की बजाय उसका 15,000 से भी कम हो जाता है, तो 2/3 आपका रिटर्न चला जाता है। अगर आप 30 दिन मिस कर दें, मतलब औसतन आप समझिए तो साल में 1 दिन जो सबसे अच्छा होता है वो मिस कर दें, उससे भी कम औसत बैठता है, तो आपका सारा ही रिटर्न 90% रिटर्न चला जाता है। वो 100 रुपए 4,000 भी नहीं होता 44,000 होने की बजाय। तो ये आपको मालूम नहीं रहता कि कब आएंगे वो दिन, और ज्यादातर वो दिन तब आते हैं जब बाजार बहुत अच्छा नहीं कर रहा होता। जब बिल्कुल तेजी का माहौल आता है तब वो एक एक दिन में इतनी बढ़त नहीं होती है। लेकिन जब माहौल दूसरी तरह का होता है कि फ्रस्ट्रेशन लग रही है, एंजाइटी है, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, या डर लग रहा है निकल ही जाए बाजार से, वो दिन तब आते हैं। तो ये मेरा था कि जो राकेश जी की जो सुपर पावर थी वो यही थी कि वो ये बात समझ सके कि इक्विटी का रिटर्न ऐसा ही होता है कि एक साथ में आता है, फिर आपको बहुत दिन इंतजार करना पड़ता है।
तो वो चीज अगर आप समझ सकें और जब वो पीरियड चल रहा हो तब भाग नहीं जाए पूरी तरह से। बिल्कुल देवीना मैम, एक्चुअली बिल्कुल सही बात कही आपने, और इस समय वही पीरियड चल रहा है क्योंकि अक्टूबर 2021 के बाद से निफ्टी ने आपको कुछ रिटर्न नहीं दिए और फिक्स इनकम अच्छा रिटर्न दे रहा है, गोल्ड अच्छा रिटर्न दे रहा है, सिल्वर अच्छा रिटर्न दे रहा है, रियल एस्टेट ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो फिर इक्विटी से थोड़ा सा लोगों का मूड थोड़ा सा फिर फिसल रहा है। हालांकि पिछले एक महीने में अच्छी रैली हुई, लेकिन अभी आपका मार्केट को लेकर फिर क्या व्यू है? ये बात तो मुझे शुरुआत इस ब्लॉग से करनी थी, लेकिन अब आज की मार्केट पर आते हैं फिर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वही है। तो इस मार्केट में क्या किया जाए? हाँ, तो आपकी बात ठीक है कि मतलब बट अगर वैसे आपने जो एसेट क्लासेस की बात की, रियल एस्टेट और गोल्ड, इनमें भी रिटर्न लंपी ही आता है। रियल एस्टेट में कोई इवन रिटर्न नहीं आता, तो इसीलिए जब एकदम से रिटर्न आता है लोग उस तरफ भागने लगते हैं। गोल्ड का मैं आपको बताऊं, पूरे 20 साल 1900 करीब 83 से लेके 20 साल जीरो रिटर्न आया था डॉलर टर्म्स में। रूपी टर्म्स में तो रूपी डेप्रिसिएशन के कारण कुछ रिटर्न आया। तो ये भी बात है। तो इसलिए जैसे ही वो कोई एसेट क्लास अच्छा करने लगती है, आप उधर भागने लगते हैं। तो जहां तक भारतीय बाजारों का प्रश्न है, ये मैंने ऑफ कोर्स पहले भी अपने ट्विटर पे भी लिखा है ये चीज कि मुझे अभी फिलहाल क्रैश का डेंजर कम लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई रिस्क है कि बाजार एकदम घट जाएगा। तो अभी जो हम लोग जहां फिलहाल बैठे हुए हैं वहां ये रिस्क तो हम लोग सब समझते हैं कि अगर बाजार में इन्वेस्टेड होंगे तो एक रिस्क है, लेकिन बाजार में इन्वेस्टेड ना होने का भी एक रिस्क होता है। तो मेरे हिसाब से वो रिस्क अभी ज्यादा है कि अगर आप बाजार में इन्वेस्टेड निवेश नहीं आपने किया हुआ होगा और एक बड़ा ऊपर का मूव आया तो आप वो उसको मिस आउट कर जाएंगे। तो वो रिस्क अभी ज्यादा है। ऑफ कोर्स आपको सेक्टर्स का चुनाव करना है, वो सब सोचना है, लेकिन अभी वो डेंजर ज्यादा है। तो इसलिए निवेशित रहना, जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, मैं ये नहीं कहती कि आप 100% अपना पैसा इक्विटी में लगा दें, लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है इस समय बाजार में रहना ही बेहतर है। ओके मैम, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। पहले दो प्रश्न अनुज के अगर आप देखें आपने जवाब दिया, सेकंड पे भी बातचीत हुई, लेकिन इक्विटी जब हम मतलब लोगों से बात करते हैं, लोग व्यूअर्स हमको कॉल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, 3-4 चैलेंजेस रहे। एक तो रियल एस्टेट अच्छा कर रहा था, गोल्ड अच्छा कर रहा था, डेट अच्छा कर रहा था, लेकिन इस बार हुआ क्या, भारत में सबसे पहले रेट पॉज होने का क्रम शुरू हुआ। आरबीआई ने अगर आप देखें इस बार एक पॉज लिया। क्या ये इक्विटी के लिए बहुत अच्छा एक संकेत है? और आपको लगता है कि एक सीरियस पॉज है ये वर्ल्ड वाइड अब होगा, मतलब अब रेट्स फाइनली पॉज हो चुके हैं? आप इस धारणा पे बिलीव करती हैं मैम? नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ कि वर्ल्ड वाइड रेट अब नहीं बढ़ेंगे। आप मतलब जो आप अगर नॉर्मली इंडिया में बैठे हुए लोग खाली भारत देखते हैं या फिर अमेरिका देखते हैं, वैसे देश तो बहुत हैं, पर आप इन दोनों देशों को देखिए तो अमेरिका में रेट इसलिए पॉज किए हैं कि मतलब पॉज करने की बात जो है वो इसलिए, जो अगर आप पिछला वाला पॉज तो भी हुए नहीं है कि अगर वो जो फेड चेयरमैन हैं पावल साहब, उन्होंने ये कहा कि अभी जो बैंकिंग क्राइसिस हुई उसके कारण वहां पर क्रेडिट टाइटनिंग हुई है, फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटनिंग हुई है, तो उनसे ही हो सकता है कुछ हद तक वो काम हो जाए जो रेट बढ़ाने से होता है। तो वो तो वहां की बात है। यहाँ पर आरबीआई ने कहा तो नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि रेट पॉज, अभी उन्होंने कहा नहीं कि इसके बाद बढ़ाएंगे, नहीं, उन्होंने कहा अभी हम लोग देखेंगे। और उसके पीछे जो एक कारण मुझे जो समझ में आता है और जो मेरे ख्याल से भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजारों के लिए भी काफी कुछ महत्व रख सकता है, वो है क्रूड यानी कच्चे तेल का भाव। तो अगर पिछले साल के पीक से नीचे आया है, आप सबको मालूम है, अगर वो क्रूड का भाव नीचे रहता है तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि कंपनियों के नतीजों पे भी बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे हिसाब से कुछ हद तक आरबीआई उस पर डिपेंड कर रही है कि अगर कि उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, क्योंकि क्रूड का मतलब खाली ये कच्चे तेल का भाव कम होने का सीधा वहीं पे नहीं होता, बहुत सारे डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं जो बाकी उद्योगों में काम आते हैं। तो इसलिए अगर
क्रूड कम होता है तो इसका असर केमिकल, टेक्सटाइल, एफएमसीजी, नो इवन सीमेंट, पेंट, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिन पर पड़ता है। तो अगर और प्लस दूसरी चीज ऑफ कोर्स अभी जो इंडिया में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर कम हुई है उसमें एक बड़ा पार्ट खाद्य पदार्थों का भी है, फूड का है, पर वहां पर तो उससे ज्यादा बहुत कमी होना मुश्किल है। तो अगला जो इन्फ्लेशन अगर नीचे जाएगी तो वो यहीं से आ सकता है, और इससे और भी चीजें ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट मिलता है, और जैसा मैंने कहा कि अगर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सारे उद्योगों के लिए अगर वो इनपुट कम होती है तो आपका या तो मार्जिन एक्सपैंड होता है, या फिर अगर आप भाव का जो बेनिफिट है वो अगर उपभोक्ता को देते हैं तो फिर आपका डिमांड बूस्ट होता है। तो वो जो अगर एक चीज है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे सकती है वो है कच्चे तेल का दाम। ओके तो कच्चे तेल का दाम अगर आप देखें ये सेटल रहा तो नीचे, ये इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और हालांकि आप अभी ये नहीं कह रही हैं कि ये पॉज एक बहुत सीरियस पॉज है या फिर एक अल्टीमेट पॉज है, यहाँ से यू टर्न होगा। अच्छा मैम, इस बार की जिस प्रकार की अर्निंग स्टार्ट हुई है हमारी, आपने आईटी को देखा, आपने बैंक्स को देखा, कुछ दिग्गज बैंक्स आ चुके हैं, आपको अर्निंग सीजन लगा कैसा मैडम ये अब तक का Q4 का? और एक और चीज़, अगर आपकी धारणा के मुताबिक ब्याज दरें यहीं रहीं और क्रूड काफ़ी सस्ता रहा, वो इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा रहा, तो ये अगला फेज है जो स्ट्रॉन्ग फेज होगा, उसको डोमिनेट कौन सा स्पेस करेगा मैम आपके मुताबिक? तो इस तिमाही के नतीजे तो आपको थोड़ा मिक्स ही नजर आएंगे। जो अगर ये क्रूड का इम्पैक्ट आया वो अगली तिमाही के नतीजों में ज्यादा आएगा। तो जहां तक हमारा सवाल है, जो सेक्टर हमको अभी अच्छा लगता है और वो बदला नहीं है, पिछले 1.5 साल से ज्यादा हो गया अक्टूबर 2021 से, वो इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, वो सारा स्पेस। बट हर तिमाही हम देखते हैं कि यहाँ हम लोग ओवरवेट हैं क्या, अब ये इसका कहानी इसकी खत्म हो गई, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। थोड़ा बहुत हमने प्रॉफिट बुकिंग की है, कुछ बदलाव भी किया है कि कुछ स्टॉक्स जो बहुत चल गए हैं और लगता है अब उनका मूव काफी हो गया, उसकी बजाय दूसरे में आ गए हैं, लेकिन वो स्पेस अभी भी हमारा जो पीएमएस है, स्मॉल केस है, सब में वो डोमिनेट करता है, स्पेशली इंडेक्स के बनस्पत। और जैसा मैंने पहले आपके चैनल पे कहा था कि लगभग 9 महीने पहले हम लोगों ने बैंक्स जिसमें हम लोग का वेटेज अधिकतर बहुत कम रहता है, वहां कम से कम मार्केट वेट तक आए, प्राइस मूवमेंट से थोड़ा ज्यादा हो गया है वहां से भी। तो ये सेक्टर तो काफी समय से आप कहिए तो एटलीस्ट मार्केट वेट या थोड़ा ज्यादा उससे रहे हैं हमारे पोर्टफोलियोज में। जो इधर पिछली 1-2 तिमाही में, मतलब समझ लीजिए जनवरी और इस रीबैलेंस में, हम लोग हर तिमाही पे रीबैलेंस करते हैं, जो जहां हम लोगों ने थोड़ा बढ़ाया है वो सेक्टर्स हैं क्योंकि हमारे सिस्टम्स को जो अच्छे लगे, और ये मतलब स्टॉक्स के थ्रू आता है रादर देन सेक्टरल कॉल। उसमें फार्मा है, ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोज में हमने कुछ वेटेज बढ़ाया है। ओके तो ये सेक्टर्स में अभी जो बढ़ाया है। आईटी में भी अभी हम लोग थोड़ा मोर देन मार्केट वेट होंगे, बहुत अधिक नहीं लेकिन थोड़ा मार्केट वेट। ओके चलिए देवीना मैम, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे